गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है ना। तो आज हम लोग ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज, है ना। ठीक, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जनरली हम लोग जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि हीटिंग इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट जनरेट होता है, क्या हम लोग उसको यूजफुल बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारे हमारे घर में ऐसे इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है जो कि इसी इफेक्ट पे बेस्ड है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जैसे कि एग्जांपल में गीजर हो गया, हीटर हो गया, तो ये सब, जैसे कि बल्ब जो ग्लो करता है वो हो गया, ये सब मेनली क्या है, सब इसी पे इफेक्टेड है दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम लोग उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टंगस्टन के बारे में, यानी बल्ब के बारे में चर्चा करेंगे। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लग रहा था वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस है। अप्रॉक्सीमेटली या 3300 कहीं कहीं लिखा था डिग्री सेल्सियस है, राइट। एक्चुअली क्या होता है, जब इससे करंट फ्लो होता रहता है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, है ना, इससे हीट जनरेट होने लगता है। और अप्रॉक्स 22 या 2300 डिग्री सेल्सियस, है ना, जाते जाते इसमें एक विशेष प्रकार की चमक, ग्लोनेस आ जाती है ना, जिसके कारण क्या होता है, ये लाइट प्रोवाइड करता है ना। ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्स 22 और 2300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद तो आखिर ये जो बल्ब रहता है उसके अंदर और कुछ नहीं रहता है जिससे कि वो रिएक्ट कर जाए, क्योंकि हीट जनरेट करेगा तो रिएक्शंस। एक्चुअली बल्ब के अंदर वो जो शीशा का जो बना रहता है, प्लेन शीशा का जो बना रहता है, उसके अंदर जो गैस भरा रहता है, जो नॉन रिएक्टिव गैस होता है, क्या होता है, नॉन रिएक्टिव गैस होता है। जैसे कि आपको नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि आपको उसमें आर्गन हो गया, मेनली आर्गन दिया जाता है, नाइट्रोजन भी दिया जाता है ना, किसी किसी बल्ब में, ध्यान दिया दोस्तों। तो और आजकल कुछ कुछ बल्ब में नियोन भी रहता है। तो ये सब क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है, ये उसके अंदर होने वाले किसी भी इफेक्ट से इसको कोई मतलब नहीं, इसलिए इस प्रकार के गैसेस को उस बल्ब के अंदर बढ़ा जाता है, राइट, और वो इजीली वर्क करता है। तो चलिए देखिए हम लोग जान गए, ये ध्यान रखिएगा, टंगस्टन, है ना, जिसका जैसे वो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन सब्सटेंस का ही बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये तो बल्ब हो गया जो कंटेनिंग नॉन रिएक्टिव गैसेस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन कंटेन करता है। तो उसका हम लोग चलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है एक प्रकार का एलॉय होता है ना। ये सब जनरली हम लोग जितने भी चर्चा करते हैं वो क्या, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी इससे जो हम लोग इसको यूजेस करते हैं, यूजफुल बनाते हैं, तो कैसे कैसे फॉर्म में यूजफुल बनाते हैं, है ना। ठीक, तो नाइक्रोम जो होता है वो निकल, क्रोमियम और समटाइम्स आयरन भी रहता है, थोड़ा थोड़ा आयरन दिया जाता है उसमें, है ना। तो मेनली उसमें निकल और क्रोमियम होता है, और जो सबसे बेस्ट नाइक्रोम होता है वो कंप्लीट निकल और क्रोमियम का ही बना होता है, जिसमें निकल लगभग 80% और क्रोमियम लगभग 20% रहता है ना। कभी कभी उसमें थोड़ा सा आयरन भी मिलाया जाता है, और बहुत सारे ऐसी जगह भी है तो जो थोड़ा सा अदर मेटल भी उसमें मिला देता है। ये एलॉय है। एलॉय इसलिए बनाया जाता है ना क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, है ना। ठीक, उससे जो अगर हीट जनरेट हो, है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में हो, इसका और उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए। तो ये सब क्वालिटी के कारण एलॉय बनाया जाता है, और एलॉय को, है ना, हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, यानी हीट के लिए, हीट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो तीन चीजें, एक तो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दूसरा उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ये दोनों क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी कंडक्टर से चाहते हैं कि हीट जनरेट करें और हीट इसे लें, है ना, उसके लिए दो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, और दूसरा उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर हाई है तो हम लोग उससे अच्छे अमाउंट में हीट कंटेन कर सकते हैं, राइट। तो नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ठीक, और उसमें जो रहता है कौन, निकल रहता है 80%, क्रोमियम रहता है 20%, समटाइम्स आयरन भी रहता है, और अदर मेटल्स भी होते हैं, राइट, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइक्रोम का जनरली कहाँ यूज किया जाता है। नाइक्रोम का जैसे कि आयरन में यूज किया जाता है, हीटर में यूज किया जाता है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्यूज। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम लोग के घर में एक मीटर लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, जो हमारे घर में जो लाइन बिजली की सप्लाई होती है, तो उसके लिए वहाँ पे एक मीटर लगा दिया जाता है कि कितना आप खपत किए हैं, कितनी बिजली का आपने यूज़ किया है, इसके बारे में रहता है। ठीक, तो आप गौर कीजिएगा, उसके जस्ट नीचे एक किटकैट लगा रहता है। किटकैट को निकाल दीजिए तो बिजली सप्लाई बंद हो जाता है, किटकैट लगा दीजिए तो बिजली सप्लाई चालू हो जाता है। तो किटकैट के अंदर एक वाइट पतला सा वायर लगा रहता है, उस वायर को हम लोग कहते हैं फ्यूज, यानी वो जो किटकैट होता है कंप्लीटली फ्यूज कहलाता है दोस्तों, राइट है ना। उसके अंदर जो वायर होता है, एक्चुअली वायर जो रहता है वो हम लोग लगाते नहीं हैं। वायर जो उसका ओरिजिनल होना चाहिए वो शोल्डर का होना चाहिए, जो टीन और लीड से बना होता है ना। ठीक, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है। यानी फ्यूज में हम लोग उसी प्रकार के वायर का यूज कर सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो और रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। जस्ट इसमें क्या था, मतलब हम लोग जो हीट जनरेट करने के लिए यूज करते थे तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या था, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए और है ना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। मगर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। हीट जैसे ही ज़्यादा जनरेट होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो वो जो हाई करंट है वो हमारे डोमेस्टिक में नहीं जाएगा, हमारे घर में जो लगे हुए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया और अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स सब डिस्ट्रॉय होने से, खराब होने से, डैमेज होने से बच जाएंगे, है ना। इसीलिए जनरली हम लोग फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं। मगर जनरली क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि हम लोग घर में क्या करते हैं, वो लगाते हैं और यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं तो बार बार उड़ने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस तार की जगह पे कॉपर का पतला तार लगा देते हैं। एक्चुअली उससे तो बड़ी घटना नहीं होती है, मगर वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए ऐसा, मगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसके कारण वो बार बार उड़ जाता है। तो उसको बार बार बदलने से बेटर आदमी समझते हैं क्या कि उस कॉपर वायर का यूज़ कर देते हैं। आपके घर में भी होगा, आप देखिए किटकैट निकाल के तो उसके अंदर कॉपर का ही एक पतला तार लगा होगा, राइट। तो चलिए हम लोग बात कर ली फ्यूज के बारे में, बात कर लिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ डोमेस्टिक जो हम लोग यानी कि हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं वायर सब, वो कैसा कैसा होता है। तो अब देखिए बहुत पतला वायर भी होता है, उससे मोटा वायर, उससे मोटा वायर, उससे मोटा वायर, उससे मोटा वायर। तो ये पतला मोटा में क्या डिफरेंसेस है, एक्चुअली क्या होता है, ये एम्पियर का वायर होता है ना, जो 1 से लेके लगभग 10 एम्पियर तक होता है, कुछ वायर 15 एम्पियर तक के भी होते हैं, राइट है ना। तो ये डिफरेंट वायर की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है वो डिफरेंट पावर को कंटेन करते हैं, है ना, वो डिफरेंट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे कि कुछ छोटा सा बल्ब हो गया, बहुजोगनी बल्ब जो हो गया बहुत कम वाट का होता है, उससे बड़ा बल्ब लगाएंगे उससे ज़्यादा वाट का हो गया। घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं 9 या 10 या फिर 14 वाट का, 20 वाट का, ऐसे बल्ब का यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में जो पीला रंग का बल्ब होता था वो 60 वाट का, 100 वाट का भी होता था, है कि नहीं। ठीक, तो फिर जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर जैसे कि टीवी हो गया, फैन हो गया, आयरन हो गया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं और सबका डिफरेंट पावर कंजप्शन सिस्टम है। तो सब अलग अलग अमाउंट में पावर कंज्यूम करता है। तो जैसे ही अलग अलग अमाउंट में पावर कंज्यूम करेगा तो उसके लिए जैसा पावर कंज्यूम करेगा उसी हिसाब से उसके अंदर वायर भी होना चाहिए, राइट है ना। क्योंकि वो वायर कैसे पता चलेगा, तो वायर जो होता है जितना पावर कंज्यूम किया है ना, वो अपॉन उसके अंदर जो कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, हमारे घर में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो जनरली हमारे डोमेस्टिक घर में जो होता है सो 220 वोल्ट सप्लाई होता है, राइट है ना। और ये जो पावर है उसके हिसाब से आप जैसे कि मान लिया जाए 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो 1000 वाट कंटेन करता है ना। ठीक, तो उसके लिए हम लोग को कितना कम से कम कितना एम्पियर का वाट चाहिए। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स 4.54 एम्पियर आता है अप्रॉक्स में, है ना। तो यानी कम से कम इसके लिए हमें 5 एम्पियर का वायर चाहिए। अगर 10 एम्पियर का वायर लगा देंगे, ज़्यादा एम्पियर का वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम एम्पियर का वायर नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए 4 एम्पियर का वायर लगा देंगे तो टेंशन है, इसके लिए 3 एम्पियर का वायर लगा देंगे तो टेंशन है, इसके लिए मतलब इससे कम लगा देंगे तो टेंशन है, राइट। आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों, है ना। तो चलिए, तो ये समझ गए कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो कितने पावर का है और वोल्टेज तो हम लोग जानते हैं कितना सप्लाई होता है। इसका रेशियो निकाल लेंगे, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि कितना एम्पियर का वायर उसमें लगाना चाहिए, राइट है ना।
तो ये समझ गए कि कितना से कितना एम्पियर तक होता है, 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक जनरली होता है और कभी कभी 15 एम्पियर का भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात अब कर रहे हैं, है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो है एम्पियर का क्यों करें, क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर मान लिया जाए ज्यादा एम्पियर वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कम एम्पियर का वायर लगा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि कम एम्पियर का वायर लगाने पे वो तो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसके कारण उससे जो करंट का फ्लोटेशन है वो बहुत हाई स्पीड में होगा। हाई स्पीड में होने के कारण क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होगा। और तो जब हम लोग दौड़ते थे क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है। वो क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी वार्म हो जाता है, जिसके कारण वो बॉडी को वार्म को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी से अंदर से पसीना निकलने लगता है। वो इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी वार्म हो गया। पसीना जब भी आपके शरीर से निकले तो आप समझ जाइए कि आपका बॉडी वार्म हो गया। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स उस वार्मथ को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना, पसीना यानी स्वेट निकालते हैं बॉडी से, है ना, ठीक, ताकि वो मेंटेन हो सके। तो वो तो हमारा, हम तो लाइव हैं तो हमारे पास ऐसा है, मगर वो तो लाइव नहीं है। तो उसमें जब हीट जनरेट होगा तो कभी क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं। वायर दोनों वायर होते हैं, तो एक ज़्यादा हीट हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, उसके ऊपर का जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो एक प्लास्टिक का लगा रहता है वो मेल्ट हो जाता है और दोनों वायर सट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों, है ना, ठीक। जब किसी भी जनरल वायर से ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उससे हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा कि वो मेल्ट करेगा तो कभी कभी दोनों दूसरे से सट जाता है। सटने के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अब कभी कभी शॉर्ट सर्किट तो इतना जबरदस्त होता है कि उससे आग भी लग जाता है दोस्तों, राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे शॉर्ट सर्किट का सिर्फ यही कारण नहीं है, कभी कभी चूहा वुहा भी तार काट देता है जिसके कारण तार सट जाते हैं। यानी तार सटना मेनली क्या है शॉर्ट सर्किट का, जब दो पॉजिटिव नेगेटिव वायर सट जाते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट होता है ना। शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण है क्या, हीट, है ना, हीटिंग इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े इक्विपमेंट में ज्यादा एम्पियर के वायर को कनेक्ट करते हैं, है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में कि ये जो कंज्यूम करता है एनर्जी, वो कैसे पता करेंगे कि कौन एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। क्या हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगता है वो जो कैलकुलेट कर देता है ना, कि एक बिल हुआ आपका इतना यूनिट, 50 यूनिट का बिल हुआ, 100 यूनिट का बिल हुआ, तो ये कैसे पता चलता है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, है ना, ठीक। तो पहले हम लोग पावर की बात करें, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना, कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, या रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग कहते हैं पावर, यानी P = W/T, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। जनरली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में चर्चा की है, पढ़े भी हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर का। तो क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी या इतना एनर्जी पावर में मतलब कि कंजप्शन करेगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात करें, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, है ना, इज नॉन एज पावर कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं दोस्तों, राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग पावर के टर्म में लिखते हैं, है ना, कि उस सर्किट में कितना पावर का कोई भी इक्विपमेंट यूज किया गया कितने टाइम के लिए, वही तो हम लोग करते हैं ना। जब हम लोग अगर जैसे वर्क निकालते हैं, जैसे वर्क डन क्या, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी P = W/T, W = क्या होता है, PT, W = क्या हो जाएगा, जैसे ये पावर = क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, तो W = क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। यानी ये जो वर्क डन क्या है, पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट है, राइट, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जब एनर्जी के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ये भी तो वही हो गया, पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सिर्फ ये जान लीजिए अभी कि ये जो एनर्जी होता है पावर और टाइम्स का प्रोडक्ट होता है, राइट। तो चलिए हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पावर जो होता है उसको हम लोग जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, पावर को PVI के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। इसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर को क्या लिखते हैं हम लोग, PI यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट, है ना,
ठीक। तो वी आई को हम लोग आई स्क्वायर आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो वी है वो आई आर होगा, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो वी आई क्या हो जाएगा, वी की जगह पे लिखेंगे आई आर, ये हो गया आई तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, राइट। तो यानी वी आई को हम लोग आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं और आई स्क्वायर आर को हम लोग वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ये पावर का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसमें ये जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, है ना। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पावर के ऐसा यूनिट का। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट और किलोवाट। तो वाट जो होता है वो छोटे यूनिट के लिए होता है और किलोवाट जो होता है वो बड़े यूनिट के लिए होता है। मैं जनरली हम लोग जब भी बात करेंगे तो किलोवाट की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का बहुत ज़्यादा है, तो यानी बड़ा यूनिट की आवश्यकता होगी दोस्तों, राइट। तो इसीलिए जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसकी, किलोवाट, जिसको KW से इंडिकेट करते हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों, राइट, है ना। वाट को अब ये तो हम लोग जान गए कि पावर कैसे यूनिट था वाट, तो वाट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लासेस में भी चर्चा किए थे कि हम लोग किसी के भी ऐसा यूनिट को उसके फार्मूला के बेस पे ही डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो P इक्वल टू क्या होता है वी आई, है ना। ठीक। ये हो सकता है कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसका पावर 1 वाट कहलाएगा, राइट। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर जो होगा वो 1 वाट का होगा, बिल्कुल होगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ कि 1 watt पावर consumed by device that carries 1 ampere current when operated at potential difference of 1 volt। यानी ये जो 1 watt पावर जो कंज्यूम करता है कोई डिवाइस, 1 watt पावर कंज्यूम तभी कर सकता है जब उस डिवाइस में 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा हो और वो डिवाइस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ऑपरेट कर रहा हो, यानी उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट का हो, तभी पावर क्या कहलाएगा, है ना, 1 वाट का कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो जनरली हो गया जो हम लोग एग्जामिनेशंस में लिखेंगे, पर दूसरी भाषा में ये हम लोग जान सकते हैं कि अगर किसी भी डिवाइस यानी सर्किट में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो उसका पावर 1 वाट कहलाएगा, है ना। ठीक। तो हम लोग इसको भी इजीली सबको अरेंज करके लिख सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर ये देने के बाद P इक्वल टू वी आई और इसको V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर पुट करके यहाँ पर ये लिखना अति आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी 1 वाट इक्वल टू क्या होता है 1 वोल्ट एम्पियर भी होता है, कभी कभी पूछ देता है कि 1 वाट इक्वल टू क्या होगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट टाइम, वोल्ट सेकेंड, ये सब भी लिख देता है, राइट। तो वहाँ पे याद रहना चाहिए कि 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर होता है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बड़े यूनिट की बात किए थे कि यहाँ पर तो वाट को हम लोग डिफाइन किए, किलो वाट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से चलते हैं एनर्जी कंजप्शन पे चलते हैं। तो एनर्जी कंजप्शन में क्या होता है कि वो एनर्जी कितना यूज़ करता है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे पता चलेगा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा है वो कितने वाट का है, यानी उसका पावर क्या है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब वो कितने टाइम तक वर्क किया है, इसी से पता चल जाएगा कि उसने कितने एनर्जी कंज्यूम किया है, यानी एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम हो सकता है। एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू पावर एंड टाइम, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। E इक्वल टू P इंटू टी। अब हम लोग तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों, हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है ना, ठीक, वहाँ से बिजली आता है। तो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, आयरन है, कंप्यूटर है, टीवी है, फैन है, कूलर है, बल्ब है, बहुत जगह हीटर भी है। तो इलेक्ट्रिक मतलब मोबाइल है, चार्ज करते हैं इससे, है ना, ठीक। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ही उसका कैलकुलेशन वाट से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा,
तो हम लोग उसी को छोटा करने के लिए बड़े यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस कंडीशंस में पावर को किलोवाट में लेंगे और टाइम को आवर में लेंगे, तो उस कंडीशंस में जो एनर्जी का ऐसा यूनिट बनता है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट जो बनता है वो होता है किलोवाट आवर, जिसको 1 यूनिट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा था? 1 यूनिट। जैसे आता है ना बिजली बिल, कहता है कि 50 यूनिट हुआ, 20 यूनिट हुआ, 100 यूनिट हुआ, 200 यूनिट हुआ। तो ये जो यूनिट क्या होता है, ये यूनिट जो होता है ना, यही किलोवाट आवर होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करने के कारण उस पावर को किस में लिखते हैं? बड़े यूनिट में लिखते हैं। कौन? तो किलोवाट। टाइम का भी बड़ा यूनिट लेते हैं, कौन? तो आवर। हम लोग जानते हैं टाइम का बड़ा यूनिट आवर है, छोटा यूनिट सेकंड है। उसी प्रकार पावर का छोटा यूनिट वाट है, बड़ा यूनिट किलोवाट है। तो हम लोग हमेशा बड़ा यूनिट का यूज करते हैं। तो किलोवाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी यू से इंडिकेट करते हैं जो हम लोग का बिजली बिल आता है, राइट है ना। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग कितना एनर्जी यूज किए हैं? तो इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम लोग 1 किलोवाट आवर, या देख लीजिएगा 1 किलोवाट आवर जो होता है वो हमारा 1 यूनिट हो गया, जिसपे बिजली बिल आता है, जिससे हम लोग ये पता चलता है कि हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम किए हैं या यूज किए हैं दोस्तों, और उसी हिसाब से हम लोग को बिल आता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो एनर्जी कंजप्शन यानी पावर इनटू टाइम, राइट, इक्वल टू पीटी हो गया, यानी पी की जगह पे क्या लिख दिए? बड़ा यूनिट किलोवाट, टाइम की जगह पे क्या लिख दिए? बड़ा यूनिट आवर, तो क्या बन गया? किलोवाट आवर, है ना। तो किलोवाट आवर तो कैसे पता चलेगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, है ना। किलोवाट आवर को 1 यूनिट यानी 1 यूनिट लिख सकते हैं। किलोवाट आवर, किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। क्या हो गया? 1000 वाट, 1000 वाट हो गया, है ना। और टाइम यानी आवर को जो हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 3600 सेकंड। जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये इतना आया था 110, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख वाट सेकंड। वाट सेकंड क्या बनता है? जूल, है ना, ठीक। और इसको जो हम लोग करेंगे यहाँ पर अगर पॉइंट डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6 हो जाएगा, 3.6 × पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 × पावर 6 जूल। अगर आप चाहते हैं कि इसको और बड़ा यूनिट करें, इसके अमाउंट को छोटा करें, तो हम लोग फिर 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मच जूल? 3.6 × पावर 6 जूल होता है, ठीक दोस्तों, है ना। तो हम लोग जान गए कि ये किलोवाट आवर जो होता है सो क्या है? एक प्रकार यूनिट है। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कि जैसे हम लोग ये भी पता करेंगे कि हम अपने घर में कितने, मतलब कि हमारा जो यूनिट आ रहा है, जो उठ के आ रहा है, कभी बिजली वाला आ जाता है, कहता है कि 50 यूनिट उठा है, कभी कहता है 100 यूनिट उठा है, कभी लंबा लंबा बिल देकर चला जाता है। तो हम लोग खुद कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, क्या हमारा जो बिजली बिल आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना दोस्तों, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।